गुड मॉर्निंग क्लास 9। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बेटा वेलकम करता हूं आपका आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल केशव ग्लोबल एकेडमी पर, जिसमें आप मेरे साथ पॉवर्टी एज चैलेंज चैप्टर क्लास 9th स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो अब तक आप मेरे साथ कुछ सोशल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने लास्ट टॉपिक यही देखा था कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन हर साल कौन करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? वो ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल सैंपल सर्वे, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी जो है ये पॉवर्टी का एस्टिमेशन करती है। हर ईयर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। पॉवर्टी लाइन भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको टॉपिक्स देखने हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर पर विजिट करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक, नई लाइन, कुछ नया इंटरेस्टिंग बातें शुरू करता हूँ। ठीक है, तो पॉवर्टी एज चैलेंज ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज मैं आगे बात करूँगा पॉवर्टी एस्टिमेट की, कि हमने जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन किया वो किस तरह था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स, मेन बातें निकल के सामने आई। मेन बात बेटा जो निकल के सामने आई वो पहली ये थी कि 1993 और 1993 से लेके 1999 तक, 1993 से लेके 1999 तक 45% पॉवर्टी थी इंडिया में। कितने परसेंट? 45% पॉवर्टी इंडिया में थी। देन थोड़ा सा रिडक्शन हुआ जब हमने कुछ पॉलिसीज़ लगाई, कुछ स्कीम्स लॉन्च की, उनके बाद कुछ रिड्यूस हुई पॉवर्टी। तो 2004 से 2005 37.2% पॉवर्टी लेवल अपने देश में हुआ, मतलब रिडक्शन हो रहा है। एंड देन उसके बाद 2011 से 2012 21.9% ये पॉवर्टी लेवल पहुंचा। अब गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये जो लेवल है ये कहीं 20% 15% तक पहुंच सकता है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से अभी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस अकॉर्डिंग, तो उससे तो यही एक तरह से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये लेवल अभी और डिक्लाइन होगा। ठीक है, बट देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा, इस पॉवर्टी लाइन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं कुछ। ये वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये जो पॉवर्टी के अंदर, पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी का जो दायरा है, जो एरिया है, उसके अंदर आ जाते हैं। उनको बोला जाता है वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनको कुछ फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, उनको बोलेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स में सबसे पहला शेड्यूल कास्ट, SC STs, ये जो होते हैं ये बहुत पहले से हम देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट के लेवल में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये ऐसे लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। SC STs हैं, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। ठीक है ना, तो ये वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। वल्नरेबल ग्रुप में और कौन आते हैं? रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड, मतलब कि ऐसे लोग, खेतीहर मजदूर जिनको हम बोलते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ऐसे लोग भी किस में आते हैं? अपने वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, मतलब कि शहरों में जो बेसिकली लेबर हाउस होल्ड, मतलब जो मजदूर हैं शहरों के, जो या तो किसी के घर में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे लोग जो हैं वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। वो पॉवर्टी, एक तरह से वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं। विमेन जो है, मेनली विमेन को तो भाई सबसे ऊपर माना जाना चाहिए, क्योंकि इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, सही मायने में अगर माना जाए तो इनको एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती कि ये ग्रो कर पाएँ। ठीक है ना, ये ग्रोथ दिखा पाएँ, तो इसलिए क्या है ना, ये भी पॉवर्टी लाइन के अंडर ही आती हैं। तो ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं बेटा अपने सोसाइटी में जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। इस टॉपिक का मतलब आप समझे, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है, देखिए दो स्टेटों के बीच में आपस में क्या है? डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है गैप होना। भाई एक स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है, एक स्टेट में पॉवर्टी कम है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, अभी तक देखो पॉवर्टी लेवल अगर दो स्टेट में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, बिहार एंड उड़ीसा, ये बेटा दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है देश में।
ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे मैं इसमें नाम लिखता हूँ, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इस स्टेट से, केरला। केरला में आप समझते हैं बेटा, केरला में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, समथिंग 93% के अप्रॉक्स है केरला में लिटरेसी रेट। मतलब केरला भी एक अच्छा स्टेट है जहाँ पे पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है। केरला के अलावा अगर और बात करें, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। अच्छा, पंजाब भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे धीरे धीरे पॉवर्टी कम होती जा रही है, या फिर हम बोले ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये स्टेट ऐसे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज़ किया है। केरला में लिटरेसी लेवल अच्छा है, तमिलनाडु में लिटरेसी लेवल अच्छा है। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो फार्मर्स ने एग्रीकल्चर, वहाँ की जो 5 नदियाँ हैं उनका पानी अच्छे से यूज़ करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया है। वहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ लाई गई है जिससे कि इनका इनकम लेवल, यहाँ पे मेनली फार्मर्स का इनकम लेवल बढ़े। पंजाब में आप समझते हैं, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट ऐसे हैं जिनमें फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ये एग्रीकल्चर परफॉर्म करेंगे तो इनका इनकम ऑटोमेटिक, इनकी इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो अल्टीमेटली हम यही समझते हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस होगी बेटा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का जो आपको लिखा है आपको समझ आया होगा, पॉवर्टी एस्टिमेट, वल्नरेबल ग्रुप्स एंड इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। सो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप पॉवर्टी एस्टिमेट से स्टार्ट करेंगे, देन वल्नरेबल ग्रुप पे आएंगे, एंड आफ्टर दैट इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन इट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पूरी दुनिया में पॉवर्टी को लेके क्या सीन क्रिएट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ओके, देखिए पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को लेके क्या सीन क्रिएट किया जा रहा है उसकी बात करता हूँ। थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में समझें बेटा। इंसान का डेवलपमेंट करना है, एक इंडिविजुअल का, हर इंसान का डेवलपमेंट करना है, और आप इंडिविजुअल को कैसे डेवलप, उसका डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हो, मेन उसको शिक्षा देके क्या प्रोवाइड करवा सकते हो, उसको लिटरेसी प्रोवाइड करवा सकते हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सकते हैं हम, और हेल्थ फैसिलिटीज उसको दे सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हम देते हैं किसी को, तो बेसिक हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे किया जा रहा है। इन 3 चीज़ों के ऊपर बहुत पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी डिक्लाइन। और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, डिक्लाइन हो रही है, पॉवर्टी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये है अपना पहला पॉइंट अपना, कि भाई ज़्यादा पैसा लगा के हम क्या कर रहे हैं, हम पॉवर्टी को डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इन चाइना नंबर ऑफ पुअर्स हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1991 टू 14% इन 2008। मतलब वो कितनी इंटरेस्टिंग बात है भाई, 85% पुअर थे 1981 में। 1981 में कितने पुअर थे, 85% पुअर थे, और ये रिड्यूस होके कितना हो गया बेटा, 14% हो गया 2008 तक। मतलब पॉवर्टी डिक्लाइन की रेट आप देखो कितनी अच्छी है। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ पे, तभी इतनी जल्दी इतना पॉवर्टी डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। टोटल 71% का गैप आ रहा है बेटा पॉवर्टी डिक्लाइन में यहाँ पे। ठीक है, अब एशियन कंट्रीज़ की बात कर लेता हूँ। एशियन कंट्रीज़ लाइक कौन कौन से आ गए अपने एशियन कंट्रीज़ में, मेनली इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें पॉवर्टी डिक्लाइन इतना रैपिड नहीं हो रहा। पॉवर्टी डिक्लाइन हो रहा है ऑब्वियसली, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा, बट रैपिड नहीं हो रहा, तेज़ नहीं हो रहा, जल्दी होना चाहिए जो। क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में हम बात करें तो हमारा पॉवर्टी डिक्लाइन इतना जल्दी नहीं है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं प्रीवियस एस्टिमेट जब हमने पढ़ा था। ठीक है ना, 45% से अभी अपन 21.9% ही पहुँचे हैं। तो हमें अपने कुछ स्टेप्स को, अपने एफर्ट्स को अच्छा करना होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, इन लैटिन अमेरिका
रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। लैटिन अमेरिका में बात करें तो 11%, मतलब यहाँ तो भैया पॉवर्टी पहले ही कम थी, यहाँ पे तो पॉवर्टी पहले से ही कम थी। अब ये 6.4% और कम हो गई 2008 में आके, है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके क्या ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में, वर्ल्ड के पूरे पॉवर्टी सीन इस तरह है पूरी दुनिया का कुछ कुछ। अब देखो सारे देशों का तो आपको यहाँ नहीं बता सकता, जितना पॉसिबल है, जितना अपनी बुक बताती है एनसीईआरटी की बुक में, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पॉइंट्स आपको शो कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बेटा इन पॉइंट्स को नोट करें और इन डेटाज को जरूर याद करें, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये लिखना है क्या? ये नहीं लिखना आपको, ये मैंने आपको बस बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है, किन के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, आपको केवल इतने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं, आपको ये लिखने हैं। अच्छा, इन 4 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या होती है। तब तक आप इन चीज़ों को लिखेंगे और जितना भी ये पॉवर्टी एज चैलेंज जो लेक्चर है, इस लेक्चर को कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे और लर्न करेंगे प्लस साथ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके बेटा, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके, अब तक हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि पॉवर्टी क्या होता है और पॉवर्टी के कुछ हमने मेजर्स पढ़े थे एस्टिमेट करने के लिए। हमने ये देखा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी को एस्टिमेशन पॉवर्टी का करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। नाउ टुडे लेट अस टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि हमें कुछ ऐसे कारण देखने हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी होती है, जिनकी वजह से क्या है, गरीबी होती है, ठीक है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है लो ग्रोथ रेट, कि देश में अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ रेट बहुत कम है। ग्रोथ रेट कम होने के पीछे रीज़न क्या है? ग्रोथ रेट कम होने के पीछे कारण है एक तो इंडस्ट्रीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट ना करना, सही तरीके से प्रोडक्शन लेवल को ना बढ़ाना, इलिटरेसी होना देश में, असाक्षरता भी एक ग्रोथ रेट को कम करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी आना, ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट को कम करते हैं। तो इसलिए मैं बात करूं, अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो पॉवर्टी अल्टीमेटली अपने आप ही आएगी, क्योंकि जब देश नहीं बढ़ेगा, उसमें कोई एक अकेला इंसान जो है, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, तो देश में पॉवर्टी होगी बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो हो रही हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उनको डिस्करेजमेंट मिल रहा है। डिस्करेजमेंट का अपोजिट होता है एनकरेजमेंट, मतलब कि इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, उन्हें डेवलप करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल गेम्स भी हो सकते हैं, कुछ करप्शंस भी हो सकता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेजमेंट मिल रहा है। हैंडीक्राफ्ट पीपल जो है, मतलब ये हाथ से चीज़ें बनाते हैं अपनी, जैसे हम कुम्हार बोलते हैं, सिलाई करने वाले, बेडशीट्स वगैरह पे पेंटिंग बनाने वाले हाथों से, ऐसे लोगों को डिस्करेजमेंट मिल रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि पॉवर्टी है, क्योंकि इन लोगों के काम को वैल्यू नहीं दी जा रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी का, कि पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है देश की। इंडिया अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मैटर में। अगर हम देखें तो अपने आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो काफ़ी हाई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तेज़ी से, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, बट उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अलग अलग सेक्टर्स में, तो हम लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे, हम उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसलिए हम मान सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पॉवर्टी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये समझ आया आपको, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट बात करता हूँ, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब कि 2 पर्सन लेते हैं अपन, जैसे एक पर्सन हो गया ए, एक पर्सन हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 पर्सन यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए, इनको कहीं से पकड़ के लाए हैं, एक है ए, एक है बी।
तो इसमें मेनली अब आप देखिए एक पर्सन जो है ये तो काफ़ी रिच है और ये पुअर है। चलो ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि कोई रिच रहता है कोई पुअर रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इस पुअर पर्सन का स्टेटस थोड़ा सा सुधारा जाए, इसको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट क्या है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है रिच पीपल्स के ऊपर, ठीक है। तो मेनली क्या है, रिच और रिच होता जा रहा है और धीरे धीरे, और पुअर जो है वो और पुअर होता जा रहा है। तो इनके बीच में एक इनइक्वालिटी है, इनके बीच में एक गैप है जो कंटिन्यूसली वो गैप बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है वो गैप। और अगर ये गैप कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, देन हमें मजबूरन हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है कंट्री में। नेक्स्ट बात करता हूँ लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। भाई आप एक बात तो जानते ही हैं, ज़्यादातर विलेजेस में, गांव में लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर आप लैंड पे ही परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब लैंड रिसोर्सेज की कमी है देश में, भाई फर्टाइल लैंड नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्टाइल लैंड नहीं है। ऐसे बैरन लैंड तो बहुत मिल जाएगी, ऐसी ज़मीन तो मिल जाएगी जहाँ आप खेती नहीं कर सकते, हार्ड सरफेस होगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें फर्टाइल लैंड चाहिए। हमें एग्रीकल्चर अगर करनी है तो एग्रीकल्चर के लिए बेटा कैसी लैंड चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए। और अगर फर्टाइल लैंड नहीं है देश में, फर्टाइल लैंड की कमी है, तो एक फार्मर इनकम नहीं कर सकता। भाई मैं बेसिकली मैं एग्रीकल्चर को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर को क्यों टारगेट कर रहा हूँ मैं, एक फार्मर के इनकम ना होने से देश में पॉवर्टी क्यों होगी, क्योंकि बेटा देश की टोटल 70% पॉपुलेशन आज है ना एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है फुल्ली। मतलब अपने देश की जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, 70% ग्रोथ रेट अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब फार्मर्स का रिच होना, फार्मर्स के इनकम आना प्रॉपरली ज़रूरी है। रिच भी नहीं कहूँ मैं अगर, तो इनकी एक प्रॉपर वे में इनकम तो हो पाए, अर्निंग तो हो पाए, बेसिक लिवलीहुड तो ये कमा पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं मिल पा रही फार्मर्स को, इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, मैं एक बार दोबारा से इन पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ, आपको इनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन इनका लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है लो ग्रोथ रेट, सेकंड है डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, थर्ड है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फोर्थ है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, फिफ्थ है लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये सब है अपने क्या पॉवर्टी इंक्रीज करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। ओके, तो बेटा इनको जल्दी से नोट कर लीजिए सो दैट मैं आगे की बात कर पाऊँ आपसे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब पॉवर्टी को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स नेसेसरी हैं। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स को, इन स्टेप्स को हमने बेटा 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टाइप अपना इसमें आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स कि हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करवाना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होगा, हमें इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए होगी। और वो होगी कैसे, कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होगा। लाइक हमें इंडिया को एक इंपोर्टिंग कंट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। हमें अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होगा सो दैट लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिले, प्लस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो पूरी हो पाए। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा प्रमोट करना होगा, जिससे पॉवर्टी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट बात करता हूँ, कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ये कुछ स्कीम्स हैं। तो इन स्कीम्स को भी एक मतलब कह सकता हूँ कि मैं 100% वाले मैनर में इन स्कीम्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब पब्लिक तक इनका बेनिफिट पहुँचे, इस चीज़ को इंश्योर करना होगा हमें, तब जाके हम मान सकते हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस होगी।
कौन कौन सी स्कीम्स है, 2-3 आपको नाम बता देता हूँ थोड़े से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस तरह जितने भी हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सॉरी, तो ये जो नाम हैं ये सारी स्कीम्स 1 बाय 1 हम एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, एक एक करके हम सारी स्कीम्स को पढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो इन एंटी पॉवर्टी मेजर्स को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। और इन टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में इन स्कीम्स के नाम हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है ये सारी स्कीम्स। तो 1 बाय 1 एक एक स्कीम्स को बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम आगे और देखेंगे कुछ चैलेंजेस और हैं पॉवर्टी के अलावा, ठीक है ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हंगर हो गया, ये भी देश के लिए चैलेंज है, इलिटरेसी कंट्री के लिए चैलेंज है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, ये डस्टर भी आजकल गिर रहा है, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो पहले आप, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं।